मेरी जेठानी अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती और धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख लेती थी। मैं हैरान हो जाती थी कि उसमें से तो बदबू फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी जेठानी किसी को भी अपनी अलमारी के करीब नहीं आने देती थी। एक दिन मैं राज जानने के लिए जैसे ही जेठानी की अलमारी में कपड़े रखने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। मेरी जेठानी शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन उनकी अजीब हरकतें मुझे बहुत परेशान करती थीं। मेरी जेठानी का नाम सुनैना है, जिनका ताल्लुक खाते पीते घराने से है। मेरे जेठ जी के पास अपना कारोबार है। वो बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और जेठानी जी तो उनसे दबके ही रहती थी। मेरे जेठ जी के कारोबार में मेरे पति उनका हाथ बटाते थे। मेरी जेठानी बहुत ही अजीब हरकतें करती थी। उनके पास एक पुराने ज़माने का बक्सा था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डालकर रखती थी। शादी के दूसरे दिन से ही मैं ये सब देखती आ रही थी। वो हर रोज़ अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बिना सुखाए अपने अलमारी में रख लेती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। फिर मैंने एक दिन तंग आकर अपने पति को जेठानी की हरकतों को बताया तो वो मुझसे झगड़ा करने लगे। बदतमीज औरत, क्या फालतू का इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी भाभी पर। मैं बहुत परेशान हुई कि क्यों मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। जेठानी जी के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैंने जेठानी जी से बातों ही बातों में कहा, भाभी आप बहुत थक जाती हो क्या? मैं कपड़े धोने के बाद किचन के काम संभालूं। तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया मुझे और मैं बहुत परेशान हुई कि मेरी जेठानी जी ऐसा क्यों करती हैं। मैं जेठानी जी के कमरे में खाना देने जा रही थी, तब मुझे जेठानी जी की कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे जेठानी जी उस बक्से को बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उस बक्से में ऐसा क्या है जो मेरी जेठानी जी उसे छुपा कर रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 3 दिन पहले की बात है, जब रात में प्यास लगी तो मेरी आंख खुली। मुझे मेरी जेठानी रात के आखिरी पहर में किचन में जाती हुई नज़र आई। मैं हैरान थी कि जेठानी जी रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। मेरी जेठानी ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं बहुत ही हैरानी से उनको देख रही थी। इतना खाना वो कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी ये खाना आप कहाँ लेकर जा रही हो? तो बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए। मैं हैरानी से उनको जाते देखती रही, क्योंकि रात का खाना मेरी जेठानी जी हम सबके साथ खा चुकी थीं। जेठानी जी सीधे अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। मेरी जेठानी जी ये सब हरकतें क्यों करती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह अपना सारा काम किया और जेठानी जी के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि भाभी आप अपने सारे कपड़े ऐसे ही गीले अलमारी में क्यों रख लेती हैं? उसमें से तो बदबू आ जाती होगी। आपके कपड़े तो ऐसे ही रहते होंगे। तो मेरी जेठानी मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली कि छोटी,
मुझे खुजली की दिक्कत है, जिसमें से सूखे कपड़े मुझे काटते हैं, इसीलिए मैं गीले कपड़े पहनकर ही सोती हूँ, तभी सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं अपनी आँखों से देख चुकी थी वो मामूली बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। मैंने उनकी बात पर सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। जेठानी जी ने रोज की तरह अपने गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी थी कि मेरे पति सुमित जी घर में दाखिल हुए। सुमित जी का मिजाज बहुत ही गुस्से वाला था। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र थी। बस कमी थी तो एक औलाद की। सुमित जी ने मुझे अपनी बैंक की किताब के बारे में पूछा और कमरे में चले गए। मैंने जेठानी जी के कमरे में जाने का इरादा बना लिया था, लेकिन मैं सुमित जी के पीछे हो चली, कहीं उनको मेरी कोई ज़रूरत न पड़ जाए बैंक की किताब ढूंढने में। फिर कुछ देर बाद सुमित जी जा चुके थे। मैं भी बाहर आई, जहां मेरी जेठानी पड़ोसन को कुछ बात बता रही थी, जिनकी बहू प्रेग्नेंट थी। जेठानी जी ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने उनको नमस्ते किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नज़रें मुझे खुद का पीछा करती हुई महसूस हुई। मैंने किचन में खड़े खड़े कुछ आवाज़ सुनी, जो हमारी पड़ोसन की थी। वो जेठानी जी को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने को बोल रही थी। मुझे उनकी बातों से अपने अंदर खालीपन सा महसूस हुआ। रात का वक्त था, सब अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डरकर उठ गई। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। बारिश में कपड़े गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर बाहर भागी, पर जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर निकल आई थीं। छत पर मेरी जेठानी जी खड़ी थीं। वो भी शायद किसी काम से आई थीं। उन्होंने वही सूट पहन रखा था जो मैंने धोया हुआ था। जेठानी जी ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गईं और बोलने लगीं कि मैं भी कपड़े उतारने आई थी। मुझे फिक्र थी कि तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बोलते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैंने उन्हें कुछ न कहा और कपड़े उतारने लगी। वो भी मेरे साथ ही नीचे चली आईं। दिमाग में उलझन का जाल था जो खत्म नहीं हो रहा था। रोज जेठानी जी की अजीब हरकतों ने मुझे अलग ही उलझन में डाल दिया था। मैं अपनी सोच में इस कदर परेशान थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैं जेठानी जी के कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों में वही चाबी मिली जो वो हर वक्त अपने गले में डालकर रखती थी। मैं बहुत खुश हुई कि आज तो जेठानी जी के राज का पता चल ही जाएगा किसी भी हाल में। मैंने अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी जेठानी जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं जेठानी जी के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अलमारी में मुंह घुसेड़े कुछ कर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि जेठानी जी ने कदमों की आवाज़ सुनकर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। जेठानी जी मुझसे पूछने लगी, क्या करने आई हो यहाँ? मैंने कहा कि वो आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली है। जेठानी जी की आंखें चाबी देखते ही चमक उठीं।
उन्होंने फौरन मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली, शुक्रिया, मैं सुबह से ही इस चाबी को ढूंढने में लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि चाबी कहाँ रखकर भूल गई। उनकी बात पर मैंने भी झूठी हंसी चेहरे पर सजाई और उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। जेठानी जी को सिर्फ एक चाबी के लिए इस कदर बेचैन होना आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब इस राज तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि जेठानी जी तो अपने कमरे से निकलने वाली नहीं थी। कुछ तो करना ही था। मैंने सुमित जी से बात करने की ठानी। फिर रात को जब सभी लोग घर आए तो मैंने उनसे कहा, सुमित जी, क्यों ना इस बार भैया और भाभी को कहीं बाहर घूमने भेजा जाए। आखिर वो भी इंसान है, घूमने फिरने से थोड़ा दिमाग बट जाता है। भाभी और भैया दोनों ही काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कहीं घूमने ही नहीं जाते। कहीं जाने का प्लान बनाए। मेरी बात सुनकर सुमित जी सोच में पड़ गए और बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, भाई के मिजाज को, उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मैं बात करके देखूंगा। सुमित जी ने अपने भाई यानी मेरे जेठ जी से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहीं भी जाने से मना कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर जाना पड़ गया। मेरे जेठ जी और मेरे पति तो सुबह सवेरे ही जा चुके थे और जेठानी जी घर के किसी काम से बाहर गई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था मेरे पास। मैं जल्दी से बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई और जेठानी के कमरे में गई। मेरी जेठानी का कमरा घर के अन्य कमरों से बड़ा था, पर चारों तरफ नज़रें घुमाती हुई सोचने लगी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से देखा कि शायद जेठानी जी किसी चीज़ में चाबी रख गई हो। 1 घंटे मेहनत के बाद मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ऐसी कोई चीज़ हाथ नहीं लगी जो जेठानी जी के राज तक पहुंचा सके। मैं मायूस होती बाहर जाने ही वाली थी कि मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा, क्यों ना किसी छुरी या किसी और औजार से उसे खोलूं। अपनी सोच पर अमल करने के लिए मैं किचन की तरफ भागी और वहां से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी, पर मेरी किस्मत का कुछ नहीं हो सका। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इतनी देर तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अलमारी का लॉक नहीं खुला। अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींद हराम कर रखी है। ऐसा क्या करूं कि मैं जेठानी जी के राज को सामने ले आऊं। ये तो खैर नामुमकिन था। मैं जेठानी जी के कमरे से मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह परेशान हो गया था। सारी हरकतें किसी बड़ी बात की तरफ जाती नजर आ रही थी। भला कोई गले में चाबी डालकर क्यों घूमेगा। ऐसा भी क्या है जो बहुत कीमती है और मेरी जेठानी जी सबकी नज़रों से बचाना चाहती हैं। मैं तो सोच सोच कर भी थक चुकी थी। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मैं सारा माजरा देखना चाहती थी कि वो आखिर करती क्या है, आखिर उनके कपड़े का राज क्या है। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि अब सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसी टाइम मेरी जेठानी बहुत ही गुस्से में भरी मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है। जलील लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। आखिर क्या लेने गई थी तुम वहाँ। किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में गई थी। जेठानी जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैं उनके गुस्से से भरा लाल चेहरा देख रही थी।
उनको कैसे पता चला कि मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है? वो भी शायद मेरे अंदर चल रहे तूफान को पहचान चुकी थीं। तभी छुरी मेरे आगे लहराई और बोली कि तुम अपनी काली करतूतें वहाँ छोड़ आई थी। आज तो तुम्हारे पति को बताऊंगी कैसे उसकी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जेठानी जी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि अगर सुमित जी को पता चल जाता तो न जाने क्या करते। मैं जेठानी जी के आगे हाथ जोड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जेठानी जी मुँह बनाते हुए बाहर चली गईं। मैं रोते हुए ऊपर वाले से मिन्नतें करने लगी कि मेरी जेठानी जी सुमित जी को कुछ ना बताएं। शुक्र था कि जेठानी जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद जेठानी जी ने अपनी नज़रें हर वक्त मुझ पर रखी हुई थी। मैं अब सब कुछ छोड़कर उनका ध्यान रखती थी। उन दिनों कारोबार की वजह से मेरे जेठ जी और मेरे पति को 10 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी अकेली थी। मेरी जेठानी मुझे दिन रात काम में व्यस्त रखती थी। उन दिनों मैं ये सब बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का भी पता लगाना है। जेठानी जी मुझे रात को भी काम पर लगा लेती थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि आखिर मेरी जेठानी जी ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। मैं और मेरी जेठानी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन अभी तक जेठानी जी ने मेरे सामने कोई हरकत नहीं की थी जिससे कि मेरा शक उन पर न जाए। ये मेरे जेठ जी के जाने के 5 दिन की बात है, जब जेठानी जी को मैंने किचन से काफ़ी सारी खाने की चीज़ें ले जाते देखा। वो सारा सामान एक थैला में भर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरी जेठानी जी ये सामान कहाँ लेकर जाएंगी और किसको देंगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मुझे जेठानी जी वापस आती दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके आने से पहले सोने के लिए लेट गई। जेठानी जी ने कमरे में आकर वो थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। बेड के नीचे थैला रखने का क्या मकसद था। मेरी तो सांस ही रुकने लगी थी। इनकी उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बेचैनी महसूस होती थी। वो जो करती थी बिल्कुल आम बात तो बिल्कुल नहीं थी जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस जल्दी से ये सब सामने आ जाए कि अब जेठानी जी क्या करेंगी। लेकिन वो अपने बेड पर बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी, पर मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जेठानी जी ने मुझे मजबूर कर दिया था अपनी हरकतों से कि मैं अब हकीकत तक पहुंचूं। मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही कि इस सब से निकलने का हल क्या है। आज जेठानी जी की कुछ सहेलियां घर आ रही थीं। जेठानी जी ने मुझे बहुत सारा खाना बनाने को बोला। मैंने खाना तैयार करके उनको बताया। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थीं। वो सब भी अच्छे खाते पीते घरों से थीं। जेठानी जी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। सब बहुत अच्छी थीं। उनमें से एक जेठानी जी के ऊपर तेज तरीके से बरस रही थी। शायद वो जेठानी जी को काफ़ी अच्छे से जानती थी और जेठानी जी के काफ़ी करीब थी, जो वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। खाने का दौर चला तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में से मिठाई लाने को कहा और बोली कि वो मिठाई स्पेशल मेरी सहेलियों के लिए है। मैं कमरे में आई और मिठाई वहाँ से ले जाने लगी। अचानक मेरा पैर मुड़ा और मिठाई नीचे जाकर गिर गई। अभी मैं दर्द से संभली भी नहीं थी कि सामने पड़ी चीज़ को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चाबी थी जो मुझे जेठानी जी के राज तक पहुंचा सकती थी।
मैंने वो चाबी उठा लिया और उसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया। फिर सारी मिठाई समेटकर बाहर चली आई, जहाँ मेरी जेठानी जी और उनकी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मैंने मिठाई उन लोगों को दिया और खुद सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी थी कि आज रात जेठानी जी के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुंच जाऊंगी, जो मेरी जेठानी जी हम सब से इतने सालों से छुपाती आ रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनको ये सब करने पर मजबूर करती है। मैं अपने ख्यालों में घूम रही थी कि तभी जेठानी जी की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद चाय बनाने के लिए बोल रही थी। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आ गई। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और चीनी चाय पत्ती डालने लगी, पर अचानक ही पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगे। जेठानी जी, जो किचन में कुछ लेने आ रही थी, मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ बढ़ गईं और मुझे गिरने से बचा लिया। उन्होंने जल्दी से मुझे लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। फिर जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, उसे सुनकर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। दिल में जैसे खुशियों की नई लहर दौड़ गई। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया था। जेठानी जी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थीं। जेठानी जी ने मेरा बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। आखिर वो भी बड़ी माँ बनने जा रही थी। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो एक दिन जेठानी जी मेरे पास एक अजीब सा कपड़ा लेकर आ गईं, जो काफ़ी गीला था। मुझे उसे देखते हुए भी अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मुझे वो कपड़ा पहनने को कहा। मैं हैरान हुई कि वो मुझे ये कपड़ा क्यों दे रही हैं। जेठानी जी की बात पर मैंने इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं पहनूंगी। तो वो बोली, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने भी ये पहना था, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी को बेटा चाहिए था और यही इस घर की परंपरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहली औलाद बेटा ही हो। तुम्हारे जेठ जी ने सख्ती से कहा है कि उन्हें पहला बेटा अपने खानदान का नाम चलाने वाला चाहिए, वरना अपने घर में बैठी रहना। जेठानी जी की बात सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लगा कि मेरे जेठ जी आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। मैं रोने लगी तो जेठानी जी ने मुझे चुप कराया और कपड़े पहनने की मिन्नतें करने लगीं और वो वहाँ से चली गईं। मैं अजीब नज़रों से पास पड़े कपड़े को देखने लगी, जो काफ़ी बुरी हालत में था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर यह कपड़ा नहीं पहनूंगी। मैं जेठानी जी के कमरे की बजाय आज मैं अपने कमरे में थी। मुझे कुछ खटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गई कि मेरे और जेठानी जी के अलावा कौन हो सकता है। इस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। आज फिर रोज़ की तरह जेठानी जी खाना लेकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं भी कदम उठाती हुई उनके पीछे चली गई। मेरी जेठानी जी अपने कमरे में आई और खाना टेबल पर रखा। एक नज़र इधर उधर देखा और बेड के नीचे रख दिया और बक्सा को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही उन्होंने वो बक्सा खोला, मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई। उस बक्सा में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरान हो गई। पूरे बक्से में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। उन्होंने इसमें से एक खिलौना निकाला और बक्से को वापस ताला लगाया। मैं हैरान नज़रों से ये सारा मंजर देख रही थी। जिसके बाद जेठानी जी चलती हुई अलमारी के पास आई। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली तो मेरी रूह कांप गई। अलमारी खुलते ही उन्होंने उसे साइड में खिसकाया, जहां एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं डरते डरते उस जगह पर जेठानी जी के पीछे पीछे गई।
मेरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। वो उस रास्ते से जाकर छोटे से कमरे की तरफ चली गईं। मैं उनके पीछे दीवार की आड़ में छुप गई, पर अपने सामने का मंजर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जुबान जैसे गूंगी हो गई हो। मैं ऐसी पत्थर की मूरत की तरह नज़रों से सामने का मंजर देख रही थी, जहां मेरी जेठानी जी किसी 7-8 साल की बच्ची को ये खिलौना देकर खाना खिला रही थी। मैं गहरी सोच में पड़ गई। वो बच्ची कुछ अलग सी थी। उससे पहले कि मैं चक्कर खाकर गिर जाती, मैं पास पड़ी कुर्सी को थामकर बैठ गई। जेठानी जी पीछे आहट सुनते ही घबरा गईं। वो मुड़कर मुझे देखने लगीं। मुझे देखते ही उनका रंग फीका पड़ गया, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उनको भी समझ आ चुका था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। उन्होंने खुद को संभाला और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब क्या खेल खेल रही हैं। मैंने उनसे सवाल किया, कौन है ये बच्ची और इस तरह इसे सबसे छुपा कर क्यों रखा जाता है? आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताएंगी तो मैं अभी जेठ जी को फ़ोन करके बुला लूँगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगीं। मेरी धमकी पर वो डर गईं और सारी कहानी बताने लगीं। छोटी, मेरी जब से शादी हुई तब से हम बहुत गरीब थे। मेरी जिससे शादी हुई वो बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने शादी के बाद से मुझे कोई सुख नहीं दिया। शादी के तीसरे महीने से ही उन्होंने वारिस की रट लगा रखी थी। उन्हें बेटी के नाम से ही नफरत थी कि हमें बेटा ही चाहिए। तुम्हारे जेठ जी मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी। उन सब बातों की वजह से मेरी माँ ने मेरे लिए मन्नतें मांगने शुरू कर दिया कि मुझे औलाद हो जाए, और मैं हर रोज़ इस मन्नत का दिया जलाने मंदिर जाने लगी। एक रात मैं वापस आ रही थी कि मेरे कानों में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मैं आवाज़ की तरफ पलटी। जंगल में एक पेड़ के बिल्कुल पास एक बच्ची सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई मिली। मेरी रूह कांप गई कि कौन बदनसीब है जो इस तरह अपनी औलाद को यहाँ पर छोड़कर चला गया। मैंने उस बच्ची को गोद उठा लिया और घर आ गई। शायद ये भगवान की तरफ से मेरे लिए प्रसाद था। मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा। मेरी जो भी चीज़ को ये छूती उसमें बरकत हो जाती। ये मेरी आजमाई हुई बात है। वो जब जब मेरे गीले कपड़ों को छूती है तो मेरे घर में सुख शांति और बरकत होती। उस बच्ची का दिमाग खराब था। मैं उसे छुपा कर रखती थी। अगर मैं कभी तुम्हारे जेठ जी के सामने बेटी का जिक्र भी करती तो वो गुस्सा होते और बोलते कि बेटियां तो सिर्फ नाक कटवाती हैं, मुझे नहीं चाहिए बेटियां। मनहूस, अगर मुझे बेटी हुई तो उससे पहले ही मैं खुद अपने हाथों से उसे मार दूंगा। मुझे सिर्फ मेरा बेटा ही चाहिए जो मेरी तरह हो। उनकी सोच पर मुझे अफसोस होता था, लेकिन मैं बेबस क्या कर सकती थी। जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हुई, मेरे दिन बदलने लगे। कारोबार में बहुत बरकत होने लगी। मैंने कहीं सुना था कि जो ऐसा बच्चा होता है उनकी कही हुई हर बात सच होती है। मैंने उससे अपनी औलाद के लिए दुआ करवाई तो भगवान ने मुझे एक बेटा दिया। मैं बहुत खुश थी, पर दिल में बहुत अजीब सा डर भी था कि ये बच्ची सामने ना आ जाए। बस इसीलिए छुपा कर रखा। छोटी, जो गीला कपड़ा मैंने तुमको दिया है इसने मुझे मेरे बेटे होने के वक्त पर दिया था, तभी मुझे बेटा हुआ। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। जेठानी जी की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। जेठ जी की सोच पर यह हमारा मशवरा है, बेटा होना औरत की ज़िंदगी का मकसद बना दिया जाए। मैं जेठानी जी से माफ़ी मांगने लगी कि
मैंने आपको गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। मेरे पति सुमित जी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों पैरों से मोहताज हो गए थे। ये सुनकर मेरी जेठानी जी को भी बहुत दुख हुआ। मेरी अपनी हालत बहुत बुरी थी। मेरे जेठ जी बहुत बुरी तरह बिखर गए थे। उनका सारा गुरूर खत्म हो गया था। उनके किए की सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज़ लेकर दूसरी बेहतरीन चीज़ ही देता है। मैं हर हाल में खुश थी। बस सुमित जी की बेबसी मेरा कलेजा चीर लेती थी। उन सब की हालत ने मेरे घर का सारा माहौल ही बदल दिया था। मैं उस बच्ची को वहाँ से ले आई और अपने साथ रखने लगी। इस बच्ची से अलग ही लगाव था। अपने घर को बिखरा देखकर मैं ये सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो गुरूर खत्म हो जाता है। बेटियों से नफरत करने वाले सारी जिंदगी बेटियों का रोग पाल लेते हैं। गुरूर तो सिर्फ भगवान के जात पर अच्छा लगता है। ऐसे शब्द से खुद को दूर कर लो जो बाद में आपके लिए सारी जिंदगी सजा बन जाए। जो लोग अपने नसीब पर घमंड करते हैं तो उनको ऐसे ही नवाजा जाता है कि इंसान गुमान भी ना कर सकता। सारा गुरूर खाक से बने और ख्वाब में मिलने लगता है, जो सबसे पहले अपने आप को ही डसता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।